हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं MHI 4 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया का यूनिट 8 स्टेट अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो इसमें हम बेसिकली दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे कि मेडिवल पीरियड में जब दिल्ली सल्तनत फॉर्म होती है कैसे एक वो स्टेट बना लेते हैं और क्या उस स्टेट का नेचर रहता है। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट अ नोट ऑन द फीचर्स ऑफ स्टेट अंडर द दिल्ली सल्तनत गिविंग रेफरेंस टू फ़क्र मुदब्बिर एंड ज़ियाउद्दीन बर्नीज़ टेक्स्ट। तो दो स्कॉलर हैं यहाँ पर, एक फ़क्र मुदब्बिर और एक ज़ियाउद्दीन बर्नी। इन्होंने बुक लिखी है। उस बुक में उन्होंने क्या कहा है दिल्ली सल्तनत के बारे में, उसके अकॉर्डिंग हमें उस दिल्ली सल्तनत के फीचर्स बताने हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले बात करें कि दिल्ली सल्तनत फॉर्म कैसे हुई थी। सो वी ऑल नो कि बैटल होती है, बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है कि वो खुद यहाँ नहीं रुकता, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उनका जनरल था उसको वहाँ पर छोड़ कर जाता है। एंड दिस इज़ हाउ एक मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश्ड होता है अपनी कंट्री में। बट यहाँ एक प्रॉब्लम थी। मुस्लिम रूल तो स्टैब्लिश हो गया बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया दे वर नॉट मुस्लिम्स। अब इसी चीज़ को लेकर सतीश चंद्र जो एक हिस्टोरियन है वो लिखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो स्टेट था वो थियोक्रेसी बेस पर नहीं था। अभी थियोक्रेसी क्या होती है, इसका मतलब होता है कि ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो कि रिलीजियस लीडर्स चलाते हों। जैसे हिंदूज़ में पंडित होते हैं, इसी तरह मुस्लिम्स में जो रिलीजियस लीडर होते हैं वो उलेमा होते हैं। तो स्टेट जो था वो रिलीजियस लीडर की आइडियोलॉजी पर बेस्ड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो मुस्लिम रूलर्स थे यानी सुल्तान, उनका मेन कंसर्न उस वक्त अपने रिलीजन को प्रमोट करना या लोगों पर थोपना नहीं था। उनका मेन कंसर्न था कि हमारे रूल को यहाँ के लोग एक्सेप्ट कर लें, हमें अपना सुल्तान मान लें। एंड बिकॉज ऑफ दिस हमें प्रैक्टिकली देखने को मिलता था कि जो आम लोग होते थे, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुस्लिम, हमें उनकी लाइफ में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता था, यानी उनमें कुछ खास डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलता था। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे वो अपनी विजडम यानी अपनी अक्ल से और अपनी पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म, इसका मतलब होता है कि पॉलिटिकली उनके लिए क्या करना सही रहेगा, वो उस हिसाब से रूल किया करते थे। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मुस्लिम रूल का इस्टेब्लिश होना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो मुस्लिम रूलर्स थे, सुल्तान थे, वो अपने रूल को यहाँ पर जस्टिफाइड करना चाहते थे। एंड फॉर दैट वो क्या करते थे कि वो टाइम के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से हर एक सुल्तान, हर एक रूलर रूल्स चेंज करता रहता था। ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है और जो लिखा गया है वही फॉलो किया जाएगा। नहीं, जो नीड है उस टाइम की उस हिसाब से रूल किया जाएगा। और इसी वजह से हम जो दिल्ली सल्तनत का जो स्टेट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो एक प्रोसेस की तरह हम समझते हैं कि किस तरह से वो बाय द टाइम इवॉल्व होता गया। और उसी स्टेट का नेचर समझने के लिए दो टेक्स्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्रेरी यानी उसी टाइम पर लिखे गए, जो कि दिल्ली सल्तनत के बारे में बताते हैं। कौन से वो दो टेक्स्ट हैं जो हम इस यूनिट में कवर करेंगे? एक है अदबुल हर्ब व शुजात और दूसरा है फतवाए जहांगीरी। सो दोनों ही टेक्स्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं दिल्ली सल्तनत के स्टेट को समझने के लिए। अब ये वाला जो पीरियड था ना दिल्ली सल्तनत का, ये इस टाइम पर ना ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे एक तरह से अपने रूल को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि अभी नए नए लोग हैं जो बाहर से आए। ये अपने इंडिजीनियस थोड़ी थे, ये लोग तो बाहर से आए हुए लोग थे, दे वर टर्किश। तो यहाँ पर आकर लोगों में एडजस्ट होना, अपने रूल को स्टेबल करना और अपने एम्पायर को एक तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना, तो इन सब चीज़ों की वजह से वो ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखवा पाया और इसीलिए हमारे पास ज़्यादा सोर्सेज भी नहीं है। एंड जनरली जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, जो राइटिंग्स लिखी गई हैं ना, वो भी कैसे लिखी गई हैं? सुल्तान के अप्रूवल से, यानी सुल्तान से पूछकर उनके किंगडम के बारे में लिखा गया और ये पता था कि इसके बदले में हमें रिम्यूनेशन यानी इनाम मिलेगा।
अब जाहिर सी चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जब कोई किसी को खुश करने के लिए कुछ लिख रहा है या किसी के सुपरविजन में काम कर रहा है तो वो उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। तो हम ये चीज़ मानकर चलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी उन्होंने टेक्स्ट में लिखा वो उस टाइम की रियलिटी को बयान करते हैं। जो भी है हम इन सोर्सेस को ही अपना सोर्स मानेंगे। दो टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं। पहले फ़क्र मुदब्बिर की बुक, तो इनकी बात करेंगे। इन्होंने सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में अपनी बुक लिखी और इन्होंने अपने इस बुक में 40 चैप्टर्स लिखे। चैप्टर्स जो पहले के 12 चैप्टर्स हैं उसमें उन्होंने सुल्तान यानी जो मुस्लिम रूलर है उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए वो लिखा है। और बाकी के जो 28 चैप्टर्स हैं उसमें उन्होंने वॉर के बारे में लिखा है कि वॉर कैसे की जानी चाहिए। इसके अलावा हमें इनकी राइटिंग्स में ना उस टाइम पर जो दिल्ली सल्तनत की नीड है, जो मेन कंसर्न है, वो देखने को मिलता है। और वो क्या था कि अपने रूल को सिक्योर करना। अब यहाँ पे जो मंगोल्स थे ना, सेंट्रल एशिया से मंगोल्स क्या करते थे, अटैक करते थे, उसका एक थ्रेट था। दूसरा अपने रूल को यहाँ पर उन्होंने लेजिटिमेट करना था, लोगों के दिल में बिठाना था कि हम उनके रूलर्स हैं। तो ये एक तरह की इनसिक्योरिटी थी। तो समहाउ वो एम्फसाइज करते हैं कि पावर जो है ना वो रूलिंग क्लास के हाथ में कैसे होनी चाहिए और किस तरह से अपने रूल को दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। ये बात हमें इनके 2 पॉइंट से पता चलती है। वो दो सजेशन देते हैं। पहली चीज़ वो ये कहते हैं कि देखो, अगर जैसे कोई एनिमी, दुश्मन की जो टेरिटरी है उसके एरिया को अपने एम्पायर में इंक्लूड करने के लिए एक तरीका तो ये है कि भाई बैटल हो और जो जीतेगा वो उसकी टेरिटरी हो जाएगी, वो उसका एरिया हो जाएगा। ये कहते हैं कि अटैक करने से पहले ना सुल्तान को चाहिए कि वो अपने ओपोनेंट से, यानी जिससे लड़ाई होगी, जिसकी टेरिटरी उसको चाहिए, 2 ऑप्शन दे। या तो आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लो या फिर एक टैक्स होता है जजिया जिसे नॉन मुस्लिम्स पे करते हैं, उसे पे करने के लिए एग्री हो जाओ। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, एक तरह से सुल्तान अपनी सुपीरियरिटी दिखाएगा। तो ये एक तरीका था पीसफुल नेगोशिएशन का, जिससे कि दूसरे की टेरिटरी को सुल्तान अपने एम्पायर में इंक्लूड कर सकता है। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि अगर कोई नॉन मुस्लिम अटैक करता है किसी मुस्लिम सिटी पर तो क्या करना चाहिए कि मुस्लिम वुमेन और जो स्लेव्स हैं जो कि सुल्तान के लॉयल हैं, उन्हें बिना उसकी परमिशन के ही अपने डिफेंस में अपना बचाव करना चाहिए। मतलब उनको ये फुल राइट है कि वो अपना डिफेंस कर सकते हैं, विच मीन्स दे शुड फाइट अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम रूल। तो दोनों ही कंडीशन में एक तरह से अपने रूल को यहाँ पर सिक्योर करने की बात हो रही है। तो इस तरह से वो सजेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि उन्होंने सुल्तान की राजा की क्या ड्यूटीज़ और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं। तो ये फ़क्र मुदब्बिर जो है ये कहते हैं कि स्टेट 2 तरह के हो सकते हैं। या तो ऑप्रेसिव होता है यानी डंडे के ज़ोर पर रूल किया जाए, या फिर जस्ट होता है यानी कि लोगों का भला किया जाए, लोगों का दिल जीता जाए और तब रूल किया जाए। तो कहते हैं कि जस्टिस जो है यानी कि इंसाफ करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है सुल्तान की, और उसके लिए उसे रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। जो उनके नीचे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उन्हें स्टेट के भले के लिए, उसकी स्टेबिलिटी का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। उसके लिए मतलब अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो बहुत ईमानदारी से वो परफॉर्म करे। तो इससे हमें, इनकी राइटिंग से हमें क्या दिख रहा है कि वो ना अपनी स्टेट को, दिल्ली सल्तनत को एक तरह से पॉजिटिव लाइट में दिखाना चाहते थे। तो अगर पॉजिटिव दिखाएंगे तभी तो रूल कर पाएंगे। एंड जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि अभी तक कोई दिल्ली सल्तनत का कोई एक डेफिनेट सा, मतलब एक डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक सेट ऑफ रूल है उसी को फॉलो किए जा रहे, नहीं, एक प्रोसेस की तरह हमने इसको पढ़ना है कि स्टेट का जो नेचर है ना वो एक प्रोसेस की तरह काम कर रहा है। क्या मतलब था इसका कि मतलब वो तरीके होने चाहिए जिससे कि इफेक्टिवली फंक्शन कर सके, यानी रूल चल सके। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि भाई इस्लामिक तो रूलिंग क्लास है, जो रूल करने वाले हैं वो इस्लामिक या मुस्लिम्स हैं, और जो जनता है, जो लोग हैं जिन पर रूल करना है वो अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। तो उनमें एडजस्ट होने के लिए कोई ट्रेडिशनल रिलीजियस एडवाइस तो चलेगी नहीं, यानी रिलीजन को एकदम साइड में रख दो और जो ग्राउंड रियलिटी है, यानी जो पॉलिटिकली जो सही है, प्रैक्टिकल वो करके देख, मतलब प्रैक्टिकली जो सही होगा ना वो वैसा ही रूल्स, उसी तरह से वो लोग रूल बनाने की कोशिश किया करते थे। ज़रूरत किस चीज़ की थी? रिलीजियस एडवाइस की नहीं थी, पॉलिटिकल एडवाइस की थी। यानी कि पॉलिटिकली हम कैसे स्टेबल हो सकते हैं वो कोई एडवाइस दे, और ऐसी ही हमें कुछ एडवाइसेस देता है। कौन देते हैं? ज़ियाउद्दीन बरनी। इन्होंने अपना टेक्स्ट लिखा जिसका नाम था फतवा है जहांदेरी, जिसमें उन्होंने 24 एडवाइस
एडवाइसेस दी हैं सुल्तान को, जो बताती हैं कि किस तरह से प्रॉपर वे में गवर्नमेंट यानी गवर्नेंस करनी चाहिए, कैसे रूल करना चाहिए। इनकी भी आइडियोलॉजी में मेन पॉइंट जस्टिस था कि भैया जस्टिस सबसे बड़ा हथियार है अपने रूल को मेंटेन करने के लिए। लेकिन हमें साथ ही ना इनकी थ्योरी में जो इनकी राइटिंग से हमें कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। हाई बॉन्ड जो कि अपर क्लास के लोग हैं, लो बॉन्ड जो कि निचली जाति के लोग हैं, उनमें फ़र्क देखने को मिलता है। एक साइड तो ये कहते हैं कि जो हाई बॉन्ड मुस्लिम्स हैं यानी जो अपर क्लास के मुस्लिम हैं, सिर्फ उन्हीं को ना पोस्ट मिलनी चाहिए, उन्हीं को ऑफिसर बनाना चाहिए, और जो लो बॉन्ड पीपल हैं, हिंदूज़ हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ वो जस्टिस की जब बात करते हैं तो वो जस्टिस के नाम पर क्या कहते हैं कि भैया मर्सी दिखाओ लोगों पर, जैसे कि जजिया जो आप लेते हो वो जजिया मत लो जब क्रॉप फेल हो जाए, और जो नीडी पीपल हैं उनमें चैरिटी की जाए। तो ये सब तरीके हैं मर्सी दिखाने के। और इसके अलावा अब जो शरिया है यानी जो मुस्लिम लॉ है, उसके हिसाब से क्या होता है कि अपना जो इस्लाम है उसको स्प्रेड करने के लिए जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको पनिश किया जाए। लेकिन बर्नी ये कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है जहाँ पर बहुत सारे लोग नॉन बिलीवर्स हैं। ही एम्फसाइज्ड कि जस्टिस के बेस पर ही सुल्तान अपने रूल को कंटिन्यू कर सकता है ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं। तो एक तरह से जब वो जस्टिस करेगा तभी वो एक शैडो ऑफ गॉड की तरह देखा जाएगा। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सुल्तान का स्टेट होना चाहिए यानी रूल होना चाहिए, ना कि रिलीजन। और इसके लिए उन्होंने एक सेट ऑफ स्टेट लॉज भी दिया जो कि सुल्तान को हेल्प करेगा अपना गवर्नेंस के लिए। एंड ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट दिस कि अगर सियासत और शरिया, सियासत यानी पॉलिटिकल रूल और शरिया यानी इस्लामिक रूल, अगर दोनों में से सुल्तान को एक चीज़ चुननी पड़े तो सुल्तान क्या चुनेगा? सियासत चुनेगा। फ़क्र मुदब्बिर की बात करें या ज़ियाउद्दीन बर्नी की, तो दोनों ही की राइटिंग से एक चीज़ क्लियर होती है कि जो स्टेट था वो कैसा देखा जाता था, एक मोनोलिथिक इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं। मोनोलिथिक मतलब क्या है कि एक ऐसा स्टेट नहीं जो फ्लेक्सिबल ना हो, जो कि रिजिड हो, मतलब उसके रूल्स चेंज नहीं कर सकते, या जो ऊपर से थोपा जाए लोगों पर, ऐसा स्टेट नहीं था। बल्कि एक ऐसा स्टेट था जो कि जिसमें प्रोसेसुअल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे, मल्टीपल हमें एक्शंस देखने को मिल रहे हैं, कई तरह की हमें एडवाइजेस देखने को मिल रही हैं। जो रियलिटी है ना उसके अकॉर्डिंग जो मेन कंसर्न है वैसा ही लॉ, वैसा ही रूल अप्लाई होगा, वैसी पॉलिसीज़ बनेंगी। तो जब भी नया सुल्तान गद्दी पर बैठता था तो अपनी नीड के हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाता था। तो ये जो हमें एक तरह का जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो स्टेट देखने को मिलता है वो आज के मॉडर्न स्टेट से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि आज के मॉडर्न स्टेट जो है वो कैसे फंक्शन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे करते हैं कि एक बार हमने लॉज जो है वो सेट कर दिए और उसके बेसिस पर हम कंट्री को रूल कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एनालाइज द व्यूज़ ऑफ मॉडर्न स्कॉलर्स ऑन द नेचर ऑफ स्टेट एंड दिल्ली सल्तनत। स्कॉलर्स ने बहुत सारे जो स्कॉलर्स है सबका अपना ओपिनियन है कि दिल्ली सल्तनत जो था उसका स्टेट का नेचर कैसा था, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का क्या नेचर रहा, इसके ऊपर जो स्कॉलर्स हैं, मॉडर्न स्कॉलर्स, उनकी डिबेट है, मतलब कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। सो ऐसी एक स्कॉलर है मैक्स वेबर, वो क्या कहते हैं कि देखो जो दिल्ली सल्तनत है ना, दिल्ली सल्तनत ने बेस बनाया, उसके बाद उसी बेस को खड़ा करने के बाद मुग़ल एम्पायर वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ। तो एक तरह से वो कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत ना एक पैट्रिमोनियल स्टेट रहा। पैट्रिमोनियल का मतलब क्या होता है कि भाई विरासत में मिली। अब जाहिर सी बात है पहली बार मुस्लिम रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी फिर वो चलता रहा। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और स्कॉलर जैकब रोजेल ये कहते हैं कि जो स्टेट का नेचर रहा वो कैसा था कि रूलर्स जो थे ना वो अपने छोटे छोटे जो ऑफिशियल्स थे, जो लॉयल स्टेट ऑफिसर्स रहे, उनके ऊपर डिपेंडेंट थे अपना पूरा किंगडम चलाने के लिए। अब ये वाला जो ओपिनियन था ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा, मतलब इसको इतना ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब दूसरे हिस्टोरियंस जैसे कि हबीबुल्लाह, मोहम्मद हबीब, के निज़ामी जैसे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने दिल्ली सल्तनत को एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट की तरह कैटेगराइज किया है। वो कहते हैं कि देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि भाई दिल्ली सल्तनत मतलब मुस्लिम रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया, टर्क्स जो थे वो अपना एक तरह का बेस बनाने के लिए यहाँ पर केपेबल हो गए, तो उसका रीज़न जो था उनकी सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, यानी उनकी आर्मी बहुत बढ़िया थी, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी जिसकी वजह से वो यहाँ के रूलर्स को डिफीट कर पाए, हरा पाए।
दूसरी साइड रोमिला थापर जो अनदर स्कॉलर हैं वो आर्ग्यू करती हैं, वो कहती है नहीं ये बात नहीं थी, बात ये थी कि यहाँ के जो रूलर्स थे ना, हमारे इंडिया के जो लोकल रूलर्स थे ना, उनमें आपस में यूनिटी नहीं थी और वो आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते थे, जिसकी वजह से बाहर के लोगों ने फ़ायदा उठाया और यहाँ पर मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हुआ। रिसेंट रिसर्च के अगर हम माने तो उसके हिसाब से हमें क्या शो होता है कि जो टर्क्स थे यानी दिल्ली सल्तनत यहाँ पे अच्छे से अपना रूल इस्टेब्लिश कर पाई, अपने आप को अच्छे से कंसोलिडेट कर लिया उन्होंने। बट ये भी सच है कि उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो एक तरह से ये एक स्मूथ प्रोसेस नहीं था कि भैया कंटिन्यूअसली बस रूल किए जा रहे हैं। वो बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस कर रहे थे। चैलेंजेस क्या थे कि जो सेंट्रल पावर थी यानी जो दिल्ली सल्तनत जो रूल कर रहे थे सेंटर पे बैठकर, वो हमेशा क्या होता था, जो लोकल ग्रुप्स होते थे वो हमेशा उनको चैलेंज करते रहते थे। अब वो ग्रुप्स कौन से होते थे? नोबल्स, यानी जिन्हें पोस्ट दी गई है अलग अलग। अब अम्पायर इतना बड़ा है, सब जगह तो राजा नहीं बैठ सकता, वहाँ पर उन्होंने अपने ऑफिशियल्स बिठा दिए। अब वही जो है वही रेबल करना स्टार्ट कर देते थे, वही रिवोल्ट कर देते थे, उन्हें इंडिपेंडेंट अपना स्टेट बनाना था। तो हमें कई दफ़ा देखने को मिला है कि राजा को यानी सुल्तान को कभी कभी इन रिबेलियस ग्रुप्स के अगेंस्ट वॉर भी करनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं था कि जो सल्तनत थी वो कुछ मेजर्स नहीं लेती थी, अपने आप को सेंट्रलाइज नहीं दिखाती थी, नहीं। जो एम्पायर इतना बड़ा है उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल लेवल पे जो राजा बैठा है वो क्या क्या करता था, उसमें इन्वॉल्व होता था। कैसे? जैसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है, वहाँ से रोड्स बनवा रहा है, कोई अलग अलग एरियाज़ में मॉन्यूमेंट बनवा दिया जो राजा की पावर को शो करता है, मॉस्क बनवा दी, चैरिटी दी जा रही है रिलीजियस फाउंडेशंस में। फिर जो आर्मी है वो हमेशा मूव करती रहती थी, एक नज़र रहती थी कि हाँ भाई दूर दराज इलाकों में क्या चल रहा है क्या नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली छोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव हम कह सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट दिल्ली सल्तनत जो थी वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी। अब जो दूसरे स्कॉलर्स हैं वो उनके ओपिनियन के हिसाब से क्या है कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि देखो हाँ दिल्ली सल्तनत थी तो, लेकिन जो स्टेट था ना इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कुछ और पावर ग्रुप्स थे जैसे कि सूफ़ीज़। अब सूफ़ीज़ कौन होते हैं? स्पिरिचुअल मास्टर्स हुआ करते थे, यानी वो ये सूफ़ी संतों वाली जो बातें होती हैं जिसमें मतलब एक पीर मुरीद वाला जो रिलेशन होता है, इसमें रिलीजन का कोई बार नहीं होता कि भाई किसी पर्टिकुलर रिलीजन का ही बंदा सूफिज़म को एक्सेप्ट करेगा या सूफ़ी के पास आ सकता है। इतने बड़े बड़े सूफ़ी आए, निज़ामुद्दीन औलिया, नेमुद्दीन, मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये जितने भी सूफ़ी थे ना, ये मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन कोई भी उन्हें फॉलो कर सकता था। और इन सूफ़ीज़ का इतना इन्फ्लुएंस हुआ करता था, इतनी पावर हुआ करती थी क्योंकि लोग इनकी बातें माना करते थे। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता था कि इनके इन्फ्लुएंस की वजह से कि वो स्टेट को भी चैलेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सूफ़ी थे निज़ामुद्दीन औलिया, जिन्होंने अपनी हाउसपाइस यानी खानका, एक तरह से सूफ़ी का घर कैपिटल सिटी में ही बनाया था, यानी जहाँ अलाउद्दीन खिलजी की कैपिटल थी जहाँ वो रहते थे वहीं अपना उन्होंने खानका बनाई, अपना घर बनाया। तो एक तरह का ये एक चैलेंज था सुल्तान के रूल को, मतलब चैलेंज किया जा रहा है कि भाई आई एम इक्वल टू सुल्तान। हालांकि जो रूलर्स पॉलिसीज़ बनाते थे वो ये कोशिश करते थे कि अपनी पॉलिटिक्स को ना हम रिलीजन से सेपरेट करके रखें। भैया रिलीजन अलग है और पॉलिटिक्स अलग है, मतलब रिलीजियस का उसमें कोई एलिमेंट नहीं दिखना चाहिए। लेकिन हमें कुछ चीज़ों में, जैसे अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है उससे ये पता चलता है कि जैसे कि सुल्तान जो है वो इस्लाम को ग्लोरीफाई कर रहा है, क्योंकि जो उनकी लैंग्वेज थी वो वही थी अपनी रिलीजियस वाली, यानी अरबिक और वही पर्शियन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। लेकिन अगर हम केयरफुली एग्ज़ामिन करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में रिलीजन को बिल्कुल अलग रखा जाता था। जैसे कि जो ऑफिसर्स हायर किए जाते थे ना, चाहे वो मिलिट्री कमांड हो या कोई ऐसी पोस्ट हो, तो उस पर काबिलियत देखी जाती थी। ये नहीं देखा जाता था कि क्या नाम है वो रिलीजन, मतलब वो रिलीजियस है या नहीं, रिलीजियस प्रिंसिपल फॉलो करता है या नहीं, ये देखा जाता था कि वो उसके केपेबल है या नहीं। एंड लास्ट पैरा में बताया है कि दिल्ली सल्तनत को एक इस्लामिक स्टेट कहना, ये हमें किसी भी अवेलेबल एविडेंस से फुल्ली सपोर्ट होता हुआ नहीं दिखता। दिल्ली सल्तनत ने जितने भी स्टेप्स लिए हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो तभी नहीं है जब उन्हें पॉलिटिकली उसका फ़ायदा हो। अगर
अगर रिलीजन को ग्लोरीफाई करने वाला कोई पॉलिसी होती जो खाली रिलीजन को ग्लोरीफाई करे तो हम कह सकते थे, बट अगर रिलीजन को ग्लोरीफाई कर रहा है, पॉलिटिकली वो उनको फ़ायदा नहीं दे रहा, तो उन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया। लास्टली यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट किस तरह की पॉलिसीज़, किस तरह के स्टेप्स लेता था अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ होती है उसमें बिल्डिंग्स बनवाना, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनवाए जाते थे एंड चैरिटी दी जाती थी, और मॉस्क बनवाई, कैनाल्स बनाए, मतलब वही सारे जो जनता के लिए वेलफेयर है वो सारे काम किए जाते थे। जो नीडी लोग हैं, जो जिन्हें ज़रूरत है, उन्हें चैरिटी दी जाती थी। सो दिस इज़ हाउ, ये कुछ स्टेप्स थे, पॉलिसीज़ थी जिससे कि सब्जेक्ट्स को यानी अपने लोगों को खुश करने की, उनका सपोर्ट लेने की कोशिश की जाती थी। सो ये था दिल्ली सल्तनत के नेचर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस आप प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं, एंड यू कैन कमेंट फॉर एनी सजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।